हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैप फाइनेंस। भाई आज एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इस स्टॉक में आप अगर परचेस करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आने वाले समय में आराम से 10 to 15% तक का प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। तो भाई ये बैंक ही क्यों बताया, तो इसमें बन रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी। इज इट? देख लेंगे वीडियो में आगे तक। उससे पहले कुछ लोगों को भाई लॉजिक नहीं जानना होता, इनको बस स्टॉक रिकमेंडेशन चाहिए होगी, तो मैं इनके लिए पहले ही बता दूं। 1155 पे आप इसको बाय कर लेना। अगर आपको नहीं जानना है लॉजिक तो 1155 पे बाय कर लेना। 10% के प्रॉफिट पे, 12% के प्रॉफिट पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको सेल कर सकते हो। ओके, तो भाई चलते हैं लॉजिक के ऊपर। जिन लोगों को लॉजिक देखना है भाई एंड तक जरूर देख लेना, स्किप मत करना कोई भी पार्ट यार। स्किप करोगे तो लॉजिक मिस हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे HDFC बैंक की, तो 6,29,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो 26 का इंडस्ट्री पी है अभी, और अगर बैंक के पी की बात करो 23 का चल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है मार्केट से अगर आप देखोगे तो। कि जो HDFC बैंक है वो इंडियन बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर में नंबर 1 पे है। ओके, नंबर 1 की पोजीशन रखता है HDFC बैंक, इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। ओके, नॉट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग में नंबर 1 है। तो भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ ये है सबसे पहले कि यहाँ पे जो है इनका नेट कैश फ्लो बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, वो तो हम आगे देखेंगे ही। बट अभी के लिए स्ट्रेंथ देख लो कितनी है, हम बाद में जब देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स तब उसमें सारे चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। कर तो यहाँ पे रेवेन्यू की, तो पिछले 4 क्वार्टर से रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। नेट प्रॉफिट लास्ट 2 साल से एनुअली बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर शेयर प्लेजिंग की बात करें तो प्रमोटर प्लेजिंग यहाँ पे जीरो है। बात करें FIS की, तो यहाँ पे इनकी जो स्टेक होल्डिंग है वो बढ़ रही है, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। साथ ही साथ बात करते हैं मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, और ये साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो कि एक ब्रेकआउट भी देने वाला है, वो हम चार्ट पे डिस्कस कर ही लेंगे वैसे तो। बात करते हैं वीकनेस की, तो म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग है डिक्रीज करते जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है। ओके, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है लेकिन क्वार्टर से आप अगर कंपेयर करोगे तो कम हो रहा है लास्ट क्वार्टर से। हम अगर बात करें इस क्वार्टर की भी, कंपनीज में डेट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे तो एवरी क्वार्टर जो है इनका लास्ट 2 क्वार्टर से। ओके, प्रॉफिट कम हो रहा है लास्ट 2 क्वार्टर से। यहाँ पे हम अगर बात करें तो प्रमोटर्स भी उनकी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं। ओके, प्रायर पायोट्रिस की जो इसका स्कोर होता है लो, वो लो होते जा रहा है। साथ ही साथ शूटिंग स्टार की बात करें तो एक बियरिश जो यहाँ पे कैंडल है बन चुकी है। बट एक चीज समझ लो, यहाँ पे ये कल तक का था। ओके, आज यहाँ पे एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है और कल भी बनेगी। ओके, अच्छा खासा ब्रेकआउट ये स्टॉक जो है देने वाला है। बात करते हैं हमारे क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे मेन अर्निंग जैसे सबको पता ही होगा, और पहले से अगर जुड़े हो इस चैनल के साथ में तो सारी चीज़ें डिस्कस करते जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे बात करें इंटरेस्ट अर्न की, तो लास्ट क्वार्टर से आप इस क्वार्टर में देखोगे तो बड़ा ही है, इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ा है, बट कोविड के चलते भी इनका इंटरेस्ट अर्न जो है बढ़ा है, यानी कि इसकी अर्निंग बड़ी है। बात करें अदर इनकम की, तो वो ज़रूर थोड़ी सी कम हुई, जैसे कि इनके सेल्स हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इंश्योरेंस सेल्स करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बैंकिंग के अंदर में जो वो सेल्स करके भी अर्निंग करते हैं। वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है एज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि इनके एजेंट ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं। ओके, बात करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्टली टोटल नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। ऑलमोस्ट 300 के नंबर से जो है कम हो चुका है नेट प्रॉफिट। तो कह सकते हैं एक सर्वाइव की ये कंपनी ने, प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट किया है। कहीं आप बैंक में देखोगे जैसे इंडोसेंड बैंक वगैरह देखोगे तो ये थोड़ी सी लॉस में ज़रूर जा रही थी। बट एक चीज़ है, ये बैंक ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट अर्न किया है, इतना ज़्यादा कोविड का इम्पैक्ट नहीं आया है HDFC बैंक पे। बात करते हैं NPA, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैंकिंग स्टॉक के अंदर में। ग्रॉस NPA की बात करोगे आप तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्रॉस NPA बड़ा ज़रूर है, बट एक चीज़ समझ लो, इतना ज़्यादा भी NPA नहीं है बैंक के ऊपर में, बहुत ज़्यादा कम है। नेट NPA की बात करें तो बहुत कम हो चुका है, ऑलमोस्ट 250 के नंबर से नेट NPA कम हुआ है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, बात करते हैं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर्स की, तो ऑलमोस्ट 50% से गिरा है। ओके, 83 से सीधा 49, ऑलमोस्ट 50 तो नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 35-40% से इसका EPS गिरा है। साथ ही साथ बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 30-35% से गिरी है। डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर तक 15 देती थी, अभी दे रही है सिर्फ 2.50 रुपीज़ का। ओके,
पहले हर साल 15 रुपीज़ मिलते थे एक शेयर के ऊपर, अब मिल रहा है सिर्फ 2.50। तो ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, एक निराशा वाली बात है इन्वेस्टर्स के लिए। बात करें यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में लेवल हो चुका है, इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है इसमें। तो भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्थ के बारे में। तो नेटवर्थ जरूर HDFC की बड़ी है भाई, रेपुटेशन तो बढ़ेगी ही मार्केट में, क्योंकि जहाँ पे सारी बैंक्स लॉस कर रही है ये बैंक प्रॉफिट कर रही है। रिटेल सेक्टर के अंदर में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है ये बैंक। ओके, जिन लोगों को नहीं पता, रिटेल लोन ज़्यादा प्रोवाइड करती है और सबको पता है कि रिटेल लोन्स में बैड डेट्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ओके, यही इसका राज है प्रॉफिटेबिलिटी का। बात करते हैं ROC की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट सेम है, इतना ज़्यादा कह सकते हो मेजर डिफरेंस नहीं है, 0.2 का ही डिफरेंस है, तो कंसिडरेबल नहीं होगा। बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट की, तो कंसिस्टेंट है, ना चेंज हुआ है ना ही बढ़ा है। तो एटलीस्ट ठीक है, मेंटेन ही किया है उसने, बढ़ाया नहीं है बट कम भी नहीं हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे सीधा सीधा बात करते हैं पी के बारे में। सॉरी, ये पहला वाला जो कॉलम है डबल से आ गया है स्क्रीनशॉट के अंदर में, कोई नहीं। बात करते हैं पी की, तो ऑलमोस्ट जीरो का पी लेके चल रही है बैंक। मार्च तक की बात करें, लास्ट ईयर से इस ईयर तक। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.1 से 2.6 ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है यहाँ पे। बात करते हैं कासा रेशो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो ऑलमोस्ट 42 का लेके चल रही है कंपनी। ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे। मुझे ये लगता है कि पर्सनली कंपनी ने कासा रेशो कम करना चाहिए। 8 to 10% तक होता है, 12% तक होता है, लेकिन 30 के अंदर जितना भी कासा रेशो जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। ओके, उससे ज़्यादा होता है तो इट्स काइंड ऑफ रिस्की। ओके, ऐसा नहीं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट 30 के अंडर होगा तो विच विल बी बेटर फॉर HDFC बैंक। बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो ऑलमोस्ट 17 से 19 हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स यहाँ पे HDFC बैंक ने दिए हैं लास्ट वीक में 7.68%। ओके, ऑलमोस्ट बैंक में जो मिलता है FD के ऊपर 5%, उससे तो ज़्यादा ये लास्ट एक वीक में। सेक्टर की बात करें तो 6.8% अप था, निफ्टी की बात करें तो 3.92% अप था। बात करते हैं मंथली रिटर्न्स की, जैसे आप देख सकते हैं भाई, ये मंथ में एक बहुत बड़ा डिप ले लिया था। जैसे कि पता है सभी को, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा कह सकते हो सरवाइव करने के लिए हाथ पैर मार रहा है कि भाई किस तरीके से सरवाइव हो जाऊं, क्योंकि जब भी इकोनॉमी अफेक्ट होती है सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर पे ही इसका लोड आता है। बट उसके बावजूद भी बैंक ने अच्छी खासी एक वी शेप जो है रिकवरी कर ली। जैसे आप देख सकते हैं वी का शेप एक बन रहा है यहाँ पे, वी शेप रिकवरी की है बैंक ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर भी मंथ में 2% का प्रॉफिट ही दिया है। सेक्टर की बात करोगे तो 0.6% का यहाँ पे सेक्टर अब तक, निफ्टी की बात करोगे तो 2.9, सेक्टर से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा दिया है। बात करते हैं यहाँ पे ईयरली रिटर्न्स की, तो पिछले एक साल में -3% के दिए। आपको पता है ये बैंक 1300 के लेवल पे जो है चलता था लास्ट ईयर तक की हम अगर बात करें तो। अभी ये कोविड के चलते ऑलमोस्ट 700 के रेंज में आ चुका था, इतना बड़ा जो डिप था इसने ले लिया था। तो हमें क्या करना है भाई, हमें इसको बाय करना है 1300 के लेवल के लिए, जो कि हमारा टारगेट रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी ये 2 बार इस टारगेट को टच कर चुका है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे सेक्टर की, तो सेक्टर -9% था, और निफ्टी की बात करें तो 4% अप था। बात करते हैं 3 साल की, तो 3 साल में HDFC बैंक ने उसका अब तक का हाई बना चुका है 1302, सेम हाई जैसे हमने लास्ट स्लाइड में जो है देखा था। HDFC बैंक के अगर 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 27% के, जो कि मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो भाई स्टॉक को बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इतने अच्छे रिटर्न ये नहीं दे रहा है इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को अगर मैं कंसिडर करूँ तो। ओके, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो पोजीशन बनाओ, प्रॉफिट निकालो और चलते बनो भाई, इससे ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टर हो डाल के छोड़ दोगे, ऐसा कुछ मत करना। एज ऑफ नाउ उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना कर देगा आने वाले 3 4 5 सालों में। सेक्टर की बात करें तो 14% अप था, और निफ्टी की बात करें तो 16% अप था। बात करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो भाई मेजोरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो आते हैं FIIs के अंदर में, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आते हैं। प्लेजिंग जैसे हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, जीरो है। म्यूचुअल फंड ने अपना जो फंड से कह सकते हो शेयर होल्डिंग है कम कर चुका है, 14.04% है एज ऑफ जून। FIIs की बात करें तो 37% स्टेक इनके अंडर में आता है, जो कि मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग है। उसके अलावा बात करें प्रोमोटर्स के पास हाईएस्ट होल्डिंग कितना है, तो भाई हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HDFC लिमिटेड के पास है 15.748% का इनका स्टेक।
हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो LIC के पास है 2.829% का, और IIH की बात करें तो 10.99% का होल्डिंग है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट मेन थिंग, चार्ट के ऊपर देख लेते हैं किस तरीके की पोजीशन यहाँ पे बन रही है। तो ये वीकली चार्ट अभी आपके सामने है HDFC बैंक का, और आप यहाँ पे देख ही सकते हो यार, इसने डबल बॉटम बनाया है, उसके बाद में अच्छी खासी जो है यहाँ पे कह सकते हो रिकवरी दिखाई है पोस्ट कोविड भी। सेम चीज़ अगर हम यहीं पे देखें तो ऑलमोस्ट फिर से डबल बॉटम इसने पैटर्न जो है बनाया। डबल बॉटम एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है, डबल टॉप स्ट्रॉन्ग बेयरिश होता है, और डबल बॉटम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है। वैसे ही इसने वीकली में इस पैटर्न को बनाया है। जैसा मैं कह रहा था, इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है, एक बाइंग पोजीशन आने वाली है, तो आपको कहाँ बाय करना है, ओके, आपको इस लेवल पे बाय करना है। आपको इसको डेली में दिखाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। तो जैसा कि मैं कह रहा था, आपको इसको बाय करके चलना है इस लेवल के ऊपर में। जैसे ही इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने प्राइस को रेजिस्ट किया, सेकेंड टाइम रेजिस्ट किया, ओके, ये थर्ड टाइम उसके क्लोज में ही बंद हुआ है, ओके। अगर ये बढ़ेगा तो इसने इसको एक हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करना चाहिए इस वाले रेजिस्टेंस को, जो कि आता है 1150 के ऊपर में, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो आप बाय करके चल सकते हो 1155 के ऊपर, ओके। फॉर सेफ्टी रीजंस मैं 5 रुपए का बीच में गैप दे रहा हूँ। 1150 का जो इसका टारगेट है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाइंग करना चाहिए, लेकिन मैं 5 रुपए और ऊपर का जो है यहाँ पे कह रहा हूँ बाइंग पोजीशन रहेगी आपकी 1155 के ऊपर ही आपको इसको खरीदना है, ओके। कितने के लिए खरीदोगे यार आप इसको, ओके, तो आपको इसको बाय करके चलना है 1300 रुपए के टारगेट के लिए, जो कि इसका हमने देखा ही था रिटर्न्स में, 1300 रुपए तक के टारगेट को ये जाएगा ही जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हो इसमें बहुत स्ट्रांग तेजी बनी हुई है, ओके, स्ट्रांगली बुलिश है ये स्टॉक अभी के चार्ट के हिसाब से देखे तो। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने जो इसकी वी शेप रिकवरी इसको कवर कर लिया है पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। सेम चीज़ अच्छा खासा बुलिश रहेगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अगर ये इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो इसको बाय करने में कोई हर्ज नहीं है, बड़ी ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ में। यहाँ पे हम अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेज भी यहाँ पे एक फ्रेश जो है कह सकते हो आप, एक फ्रेश कटिंग दी है, यानी कि एक फ्रेश बुलिश सिग्नल दे दिया है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा था, मूविंग एवरेज वाले वीडियो में नहीं देखा तो देख लेना, आई बटन पे मिल जाएगा। अगर 20 डेज की मूविंग एवरेज बाकी सारी मूविंग एवरेज को नीचे से कट करती है, 50 डेज या 100 डेज की मूविंग एवरेज को भी नीचे से कट करके ऊपर के साइड निकल जाती है, इट इज़ अ बाइंग सिग्नल, ओके। तो यहाँ पे वैसा ही सिग्नल बन रहा है। दो यहाँ पे पॉजिटिव रीजन है। तीसरी चीज हम बात करें तो MACD ने भी यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है कि हाँ भाई, पहले ही दे दिया था उसने वैसे तो, बट फॉर सेफ्टी रीजन हम इसके ब्रेकआउट का ही वेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव सिग्नल्स हो चुके हैं अभी तक। साथ ही साथ अगर हम RSI को देखें तो RSI ने भी एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम पकड़ लिया, स्ट्रेंथ पकड़ लिया, तो स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऑलमोस्ट 80 के लेवल पे आ जाएगा तो सेल कर देना, इस स्टॉक को ज़्यादा होल्ड मत करना, 1300 रुपए तक के टारगेट लेकिन निकल जाना, ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको इसके आगे लॉस भी हो जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका 1300 का है। उसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको 1300 रुपए के लिए ही खरीदना, ओके। तो भाई सारी चीज़ें तो हो गई, चारों मैंने पॉजिटिव चीज़ें बता दी कि ये स्टॉक ऊपर ही क्यों जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, एक सेकंड में इसको ऊपर कर देता हूँ, तो ऑलमोस्ट 31.86%, अगर इसको हम राउंड ऑफ कर ले 32% का डिलीवरी परसेंटेज बन रहा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं इस चीज़ को। साथ ही साथ में अगर बात करूँ यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 2.62% आज ये स्टॉक जो है अप था। मैं इसको थोड़ा सा एरो से डिनोट कर देता हूँ। तो 2.62% स्टॉक जो है अप था, तो इसको बाय करने में मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं अभी के लिए। अगर ये 1155 के ऊपर जाता है तो 1155 रुपए के ऊपर, ओके, 1155 नहीं समझ में आता तो 1155 के ऊपर निकल जाता है, बेशक इसमें बाइंग करो 1300 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा, कब तक? 9 अक्टूबर को, ओके। 9 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस करने वाली है RBI, वो अनाउंसमेंट होने वाली है। अगर बैंक के फेवर में आएगी तो भाई ये स्टॉक तो रॉकेट बन जाएगा, बट तब तक के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना, ओके। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो, और सब्सक्राइब बटन तो पहले दबा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, ओके, ALL पे सेट कर देना उसको, आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।